नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक आर्टिकल पर आधारित है। और ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस के GS2 पेपर से रिलेट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि 15वां वित्त आयोग, जो कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक मतलब इसकी टाइम पीरियड है, ये अपनी सिफारिश देता है। तो इनके अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से एक बात निकल के आती है कि वित्त आयोग जो है वो वैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था। तो सबसे पहले हम इनकी जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार आया है कि वित्त आयोग से जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी बार हम देखते हैं। GS पेपर फर्स्ट प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, यानी संविधान के आर्टिकल 280 में है, और एक संवैधानिक बॉडी है, साथ ही साथ एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे कि ऐसी मतलब संवैधानिक बॉडी या वैधानिक बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि वित्त आयोग संवैधानिक है या गैर वैधानिक है, या मतलब अदर टाइप के क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। इसके अलावा इसके गठन की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। वित्त आयोग के अंदर एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद में के दोनों सदनों में रखवाई जाती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट को कौन रखवाता है। इसके अलावा वित्त आयोग की जो सिफारिश करता है वो क्या है, सलाहकारी है, मतलब बाध्यकारी नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे फैक्ट बन सकते हैं कि वित्त आयोग जो भी सिफारिश करता है या जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, क्या सरकार को उसको अनिवार्य रूप से लागू करना होगा? जी नहीं, ये एक सलाहकारी है, यानी बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ से प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब आप जैसे करंट अफेयर पढ़ते हो, कहीं भी न्यूज़पेपर में चर्चा में रहते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा ना मतलब संविधान की जो बुक है लक्ष्मीकांत, वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा गूगल जरूर कर लिया करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल है आज, उस पर आते हैं कि इसमें आर्टिकल में क्या था। तो आर्टिकल में ऐसा बात बताई गई है कि हाल ही में जैसे वित्त आयोग के द्वारा बहुत सारी सिफारिशें की गई है। तो इन दिनों में हम जानते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में काफ़ी जो वित्तीय संबंध है उनमें भी कई मुद्दे चर्चा में है। तो उन मुद्दों को भी वित्त आयोग के द्वारा एड्रेस किया गया है और कहीं ना कहीं उनको समाधान प्रदान करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश किन टॉपिक पर की जाती है। एक ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वित्त आयोग के द्वारा कौन से मुद्दों पर सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहले तो एक तो ये होता है कि जैसे केंद्र के कुल करों का राज्य को कितना प्रतिशत मिलना चाहिए। यानी हम मान के चलते हैं कि केंद्र के पास टोटल मान लो कि 100 रुपये हैं, तो 100 में से मतलब इस वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की गई है कि 41 रुपया, मतलब 100 में से 41%, यदि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 41% राज्यों को मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, मतलब डिवीजन बोलते हैं। वर्टिकल डिवीजन का मतलब होता है कि केंद्र से राज्यों को कितना मिलना चाहिए, ये वर्टिकल डिवीजन होता है। यानी 100 में से 41 मिलना चाहिए, 41% मिलना चाहिए। और उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है हॉरिजेंटल, यानी राज्यों राज्यों को किस प्रकार मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सिंपल भाषा में इसको समझते हैं कि केंद्र सरकार के जितने भी कर होते हैं उन करों का 41% राज्यों को मिलता है, सभी राज्यों को इसमें बंटवारा होता है। अब अलग अलग राज्यों को कितना मिलेगा उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके अलग मापदंड है, वो आगे हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे कि किन राज्यों को किन मापदंडों के आधार पर पैसा मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, यानी केंद्र से राज्यों की ओर बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। और राज्यों राज्यों में जो बंटवारा होता है ना, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। तो एक तो इसकी सिफारिश की जाती है कि केंद्र से कितना पैसा राज्यों को मिलना चाहिए। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सिफारिश वित्त आयोग की हमेशा ये होती है। और ये अलग अलग वित्त आयोग के द्वारा अलग अलग मतलब इसमें रेशियो होता है कि जैसे कि हम बात करें 14वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, तो उन उसके तहत क्या था, 42% मतलब ये आवंटन किया गया था। उससे पहले लगभग यदि 13वीं वित्त आयोग की बात करें तो 32% आवंटन की बात की गई थी। और दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि मतलब यदि राज्यों को अनुदान की आवश्यकता होती है, और ये अनुदान अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कई बार ये होती है कि राज्यों में आपदाएं आती है, जैसे सूखा या बाढ़ आदि की समस्या आती है, तो केंद्र के द्वारा अनुदान के रूप में पैसा दिया जाता है। साथ ही साथ जैसे इस साल कोविड-19 की समस्याएं थी, GST कंपनसेशन, मतलब कहीं ना कहीं GST को लागू करने के कारण भी राज्यों को कई वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसके कारण राज्यों का क्या हुआ, राजस्व घाटा ज़्यादा था। तो वित्त आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई है, और ये राज्यों की मांग भी थी कि हमें कुछ पैसा अतिरिक्त मिलना चाहिए। तो लगभग 2.95 लाख करोड़ 17 स्टेट्स को दिए जाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा वित्त आयोग अन्य सिफारिश भी करता है, जैसे
वित्त आयोग ये सिफारिश भी करता है कि जैसे राज्य वित्त आयोग भी होता है, जैसे केंद्र में हमारा वित्त आयोग होता है, वैसे राज्यों में भी एक वित्त आयोग होता है। और केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई है कि राज्यों को मतलब अपने जो भी शहरी और ग्रामीण लोकल बॉडीज़ है, मतलब जैसे हम जानते हैं कि पंचायती राज की हो गई या नगर पालिका हो गई, उनको पैसा किस प्रकार मिलना चाहिए, है ना। तो वो राज्य जो वित्त आयोग होता है उसको सलाह देता है कि आपको भी इनके लिए पैसा आवंटन करने का मतलब कुछ प्रावधान बनाना चाहिए। और उसमें भी एक प्रावधान ये बनाया गया है कि जो भी पैसा शहरी और ग्रामीण लोकल बॉडीज़ को मिलता है उनमें से 60% किस पर, वाटर सैनिटाइजेशन, मतलब जो भी संस्था वगैरह है उन पर खर्च किया जाना चाहिए। तो ये भी एक सिफारिश का प्रमुख है मुद्दा है। इसके अलावा वित्त आयोग अन्य सिफारिश भी कर सकता है यदि राष्ट्रपति उन्हें कोई बोलता है कि आपको इन चीज़ों पर भी सिफारिश की जानी चाहिए। जैसे इस बार शामिल किया गया है कि डिफेंस के लिए मतलब अलग से इसमें पैसा आवंटन करने की बात की गई है। और ये नॉन लेप्सेबल होगा, मतलब जैसे इस साल इसमें डिफेंस में जो भी पैसा आवंटन किया जाएगा, मतलब इसमें यह होता है कि वो लेप्स नहीं होगा, यानी यदि इस साल उसमें खर्च नहीं किया जाता डिफेंस के, मतलब जो भी पैसा आवंटन किया जाता यदि उसको खर्च नहीं किया जाता तो अगले साल वो आगे जुड़ जाएगा। मतलब वो क्या होता है कि कभी कभी जब किसी भी योजना पर क्या होता है, पैसा सरकार के द्वारा जब आवंटन किया जाता है तो यदि उस साल उसमें पैसा यूज में नहीं लिया जाए तो वो पैसा अगले साल वाले फंड में जुड़ता नहीं है। जबकि इसमें क्या होता है, नॉन लेप्सेबल में क्या होता है, ये फंड आगे जुड़ जाता है। तो इसमें यहाँ पे भी डिफेंस के लिए भी इसमें सिफारिश की गई है। तो ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वित्त आयोग के द्वारा किन मुद्दों पर सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दों की हमने चर्चा कर ली है। और ये लक्ष्मीकांत बुक में भी डिटेल से बताया हुआ है। जब भी आप पॉलिटी पढ़ो तो उसको ढंग से पढ़ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप जानते हो कि पॉलिटी के बहुत मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। यानी कि प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आइए थोड़े से मुद्दे देखते हैं। इस आर्टिकल में जो मुद्दों की चर्चा की गई थी, प्रमुख रूप से यहाँ पर इन मुद्दों की चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। इसके अलावा अन्य मुद्दों की भी चर्चा की गई है जिन्हें हम देखने वाले हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि इस साल है ना, जैसे करों के जो शेयर है उसमें 1% की कटौती की गई, यानी जो 14 फाइनेंस कमीशन था ना उसके द्वारा 42% मतलब केंद्र से राज्यों को टैक्स का आवंटन करने की बात की गई थी, लेकिन इस साल 41% यानी 1% की कटौती की गई है। और ये 1% की कटौती क्यों की गई है, ये इसलिए की गई है क्योंकि इस साल हमने देखा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो ये 1% उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं राज्यों को भी एक समस्या रहती है कि हमारे मतलब कहीं ना कहीं वित्त आवंटन कम होगा, तो राज्य काफ़ी समय से मांग भी कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मतलब पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ राजकोषीय घाटा या मतलब राजस्व घाटा या बजटीय घाटे की समस्या काफ़ी रहती है। इसके अलावा राज्यों की एक मांग ये भी है कि केंद्र सरकार के पास तो अतिरिक्त कर जुटाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा विशेष सेवाओं के लिए सेस लगाया जाता है और कभी कभी सरचार्ज भी लगाया जाता है। तो केंद्र के पास तो मतलब पैसों की उतनी कमी नहीं है, ये राज्य आरोप लगा रहे हैं। तो इन मुद्दों को भी कहीं ना कहीं वित्त आयोग की जो सिफारिश है उसमें एड्रेस किया गया है। और राज्यों को मतलब कहीं ना कहीं अच्छे मतलब टैक्स का भी आवंटन किया गया है, साथ में अनुदान की भी अच्छी बातें की गई है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल का कहने का मतलब ये था कि किस प्रकार मतलब वित्त आयोग की सिफारिश मतलब एक जो केंद्र और संघ जो हमारे संबंध है उनको मजबूत करने के लिए अच्छे प्रावधान बताए गए हैं। तो ये तो उनकी सिफारिश थी। और इसके अलावा एक ये मतलब अच्छे डायग्राम से जो हम देख सकते हैं कि मेंस के एग्जाम में या बना सकते हैं कि किस प्रकार वित्त आयोग शेयर करता है। और यहाँ से इस सारणी से प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हमने सबसे पहले देखा था कि वर्टिकल आवंटन देखा था, यानी केंद्र राज्य को कितना आवंटन करेगा, वो तो हमने देख लिया कि 41% करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि राज्य राज्यों के मध्य किस प्रकार ये जो 41% है ना राज्यों में किस प्रकार बांटा जाएगा। तो इसको तो बोलते हैं वर्टिकल मतलब आवंटन होगा, यानी केंद्र से राज्य की ओर। अब हॉरिजेंटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना उनके मापदंड क्या हैं, तो उनके मापदंड ये हैं, उनके क्राइटेरिया ये हैं। और ये प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सारणी को आप थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन, यानी किस प्रकार राज्यों को जो पैसा मिलेगा उसके मापदंड क्या हैं। 2020-21 में नए मापदंड आए हैं, यानी जो 15 वित्त आयोग है उन्होंने कुछ आधार चेंज किए हैं 14वें वित्त आयोग की तुलना में। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया देखते हैं। जैसे यहाँ पर इनकम डिस्टेंस का, यानी एक राज्य की आय कितनी होती है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ राज्य जिनकी आय ज़्यादा होती है, जैसे गोवा छोटा राज्य है, उनकी मतलब उनकी प्रति व्यक्ति जो आय है वो अन्य राज्य से जैसे तुलना करें बिहार या यूपी से अधिक है। तो मतलब ये यहाँ पे जो मापदंड दिया गया था इनकम डिस्टेंस का, 14 कमीशन ने कितना माना था इसको, 50% वेटेज दिया था। और 15वें जो वित्त आयोग है उसने कितना वेटेज दिया है, यानी 45% वेटेज दिया है। यानी राज्यों को कितना पैसा मिलना चाहिए तो उसमें एक वेटेज बनाया गया है, यानी 100% का एक वेटेज बनाया है, जिसमें से 45% 15वें वित्त आयोग ने किसको स्थान दिया है, इनकम डिस्टेंस, यानी जो गरीब वाले राज्य है ना जिनकी प्रति व्यक्ति आय लोगों की कम है उनको थोड़ा मतलब ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दिया गया है। यानी 45% मतलब कुल आवंटन का 45% क्राइटेरिया ये है। इसके अलावा हम पॉपुलेशन की जनसंख्या की बात करें
तो जैसे कि 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो 1971 की जो जनसंख्या थी उसमें वेटेज दिया गया था 17.5%, लेकिन 15 वित्त आयोग ने इसको समाप्त कर दिया गया। यानी क्राइटेरिया की बात करोगे ना तो 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा पॉपुलेशन जो 1971 है उसको शामिल नहीं किया गया है। और यही एक तो मुद्दा का मतलब काफ़ी गरमाया था कि ऐसे राज्य जहाँ पर मतलब परिवार नियोजन अच्छा किया गया है, यानी जहाँ पर जनसंख्या का नियंत्रण किया गया है, उन राज्यों के द्वारा ये डिमांड की गई थी यार कि आप 1971 की जनसंख्या को समाप्त कर दोगे ना तो कहीं ना कहीं उनके प्रयासों को मतलब नुकसान होगा। यानी जैसे कहने का मतलब ये है, ऐसे राज्य मतलब जिनकी मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब जैसे कि नॉर्थ राज्यों की बात करें जिनमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस हिसाब से तो मतलब यदि आपने 1971 का हटा के 2011 को यदि आपने ज़्यादा वेटेज दिया है तो उन राज्यों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो साउथ वाले राज्य ये बोल रहे थे कि जो हम एक तरफ तो हम परिवार नियोजन अच्छा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें जो पैसा आवंटन होगा वो कम होगा। तो ये मुद्दा मतलब एक काफ़ी चर्चा में था, तो इसको भी एड्रेस किया गया है। इसको आगे हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर है ना डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एक और शामिल किया गया है, इसमें पहली बार शामिल किया गया है। यानी जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण का अच्छा कार्य करें उनको भी मतलब अलग से मतलब पैसा इसमें अलॉट किया जाएगा। यानी इसको वेटेज दिया गया 12.5% का, इसको वेटेज दिया गया है। तो इसमें कहने का मतलब ये मापदंड क्या है, ये मापदंड प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकते हैं कि 15 वित्त आयोग के द्वारा कौन से मापदंडों को ध्यान में रखकर राज्य को हॉरिजेंटल जो डिवीजन होगा ना टैक्स का वो किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे थे। एक तो इनकम डिस्टेंस की बात की गई है, ये अभी भी बना हुआ है। पहले इसको वेटेज 50% था, 45% है। जो पॉपुलेशन 1971 है पहले थी लेकिन अब समाप्त किया कर दिया गया है। पॉपुलेशन 2011 को वेटेज दिया गया 15% वेटेज दिया गया है, पहले ये 10% था। इसके अलावा क्षेत्र वाइज भी इसको वेटेज दिया गया है 15% का, पहले भी 15 था। और फॉरेस्ट कवर पहले 7.5% था, इसको समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी यानी इसके अंदर भी वनों का जो सुधार किया गया ना, जीवों की रक्षा के लिए जो प्रयास किए उनको ज़्यादा पैसा आवंटन होगा। इसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की हम बात कर सकते हैं, 12.5% हो गया। इसके अलावा टैक्स सपोर्ट यानी जो राज्य टैक्स सुधार के लिए जो अच्छा कार्य करें उनको भी 2.5% का वेटेज दिया गया है। तो ये सारणी कुल मिलाकर ये दर्शा रही है कि हॉरिजेंटल जो पैसा आवंटन होगा ना राज्यों राज्यों के मध्य, उनमें ये मापदंड ध्यान में रखे जाएंगे, उस हिसाब से मतलब राज्यों को टैक्स का पैसा मिलेगा। तो ये प्रीलिम्स में ऐसा आ सकता है कि कौन कौन से वित्त आयोग के द्वारा मापदंड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा एक और डायग्राम में हम देखते हैं कि इसके अंदर बताया गया है कि कौन से वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को मतलब वर्टिकल जो टैक्स आवंटन होगा कितना प्रतिशत आवंटन की बात की गई थी। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे 15 वित्त आयोग 41% की बात की गई, 14 वित्त आयोग के द्वारा 42%, और 13 वित्त आयोग के द्वारा 32%, और 12 वित्त आयोग के द्वारा 30.5, और 11 वित्त आयोग के द्वारा 29.5% वर्टिकल मतलब राज्यों को वित्त आवंटन की बात की गई थी। तो कुल मिलाकर ऐसे मतलब डायग्राम आप मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ इस आज के जो लेसन है उसमें काफ़ी मतलब सूचनाएं हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से काफ़ी सूचनाएं हैं जिनको हम एग्जाम में प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा आज हम मेंस का एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि 2018 की मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीसी मेंस में इसको ये क्वेश्चन आया हुआ है जो इस टॉपिक से संबंधित है। हम डेली ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे टॉपिक चर्चा में रहते हैं, जिनके भी हम लेसन तैयार करते हैं, उनके प्रीलिम्स और मेंस के भी हमें क्वेश्चन साथ में देखने चाहिए। और मेरी कोशिश ये होगी, देखो प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारे पोर्टल यूट्यूब पर काफ़ी हैं, लेकिन मेंस की आंसर राइटिंग कराने वाले लेसन ऐसे मतलब यूट्यूबर या मतलब ऐसे कोचिंग बहुत ही कम है जो फ्री में आप लोगों को आंसर राइटिंग करा सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी और मेरा अनुभव भी है कि मेंस की आंसर राइटिंग और जीएस में काफ़ी मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि डेली बेसिस पर हम एक आध क्वेश्चन ऐसा लिख पाएँ। जैसे आज के लेसन से ही क्वेश्चन 2018 में आया तो इसको हम एड्रेस कर सकते हैं कि भारत की वित्त आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है, कि भारत की वित्त आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है। बहुत ही देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यदि आपके टू दी पॉइंट चीज़ें तैयार होती है ना सिलेबस के हिसाब से, तो इन क्वेश्चनों को हैंडल करना बहुत ही आसान होता है। तो हाल ही में गठित वित्तीय आयोग यानी इस समय जिस साल बात की गई 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो इसके विचारात्मक विषय क्या है, यानी टर्म, इसमें टर्म नहीं, यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस है। टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन की देखो डिमांड क्या है, एक तो डिमांड है कि वित्त आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है, दूसरा है कि वित्त आयोग के सामने कौन से विषय विचारार्थ विषय हैं, और मतलब टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब इनके बारे में हमें लिखना है। और उस साल ये चर्चा में रहती विवादित पे रहते तो उनके बारे में हम बता सकते हैं। तो आप इनके बारे में क्या जानते हो, इसको विवेचना करना है, मतलब इसको आप पक्ष विपक्ष इसके बता सकते हो। तो थोड़ा सा मैं और भी इसका देता हूँ कि आपको किस प्रकार आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन आप लिखते हो ना, बहुत ही सुंदर एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है 2-3 लाइन में। सबसे पहले आपको ये बता देना कि वित्त आयोग भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में मतलब एक संवैधानिक बॉडी है, अर्धन्यायिक बॉडी है,
मतलब 2-3 लाइन में आपने बता दिया कि और वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही शानदार मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, एकदम टू दी पॉइंट इंट्रोडक्शन है कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता है, और ये एक संवैधानिक बॉडी है, यानी इसके साथ साथ अर्धन्यायिक बॉडी है। तो इतना सा स्वीट मतलब एकदम 2-3 लाइन में आपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन बता देना है। और उसके बाद में जो मेन बॉडी का पार्ट था कि इसके सामने कौन से ऐसे मतलब विचारात विषय हैं और मतलब वो साल चर्चा में रहे थे, उनको आपको बता देना है। कि बॉडी पार्ट में मुख्य रूप से ये है कि विचारात विषय कौन से थे जो हमने बात की थी ना, कि किस प्रकार वित्त आयोग सिफारिश करता है कि केंद्र से किस प्रकार जो पैसा है ना राज्यों को मिलने वाला है। एक तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है। इसके अलावा वित्त आयोग की जो अन्य सिफारिशें हैं कि किस प्रकार लोकल बॉडीज को वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग को सिफारिश करता है, वो आपको बता देने हैं। इसके अलावा टर्म ऑफ रेफरेंस में ये चीज़ें भी शामिल है कि किस प्रकार मतलब हॉरिजेंटल जो हमने बात की थी भी है ना, कि जनसंख्या के जो मुद्दे हैं, मतलब राज्यों राज्यों के बीच में पैसा किस प्रकार आवंटित किया जाएगा, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था सारणी में है ना, उनको बता देना है। और उन मुद्दों को ये बताना है कि इस साल क्यों चर्चा में रहे थे। चर्चा में इसलिए रहे थे कि भाई साउथ के राज्यों ने डिमांड की थी कि आप यदि 1971 की पॉपुलेशन के कॉलम को हटाते हो तो इन राज्यों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो एक तो तरफ तो वो ना अच्छा प्रयास करें जनसंख्या नियंत्रण का, जबकि नॉर्थ के राज्यों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो 2011 की जनसंख्या यदि आप शामिल करते हो तो पैसे जो आवंटन होगा ना तो नॉर्थ वाले राज्यों को ज़्यादा होगा। तो उनकी एक समस्या ये भी थी। तो टर्म ऑफ रेफरेंस के जो मुद्दे थे ना उनको आपको बिल्कुल एड्रेस कर देना है, और लास्ट में फिर एक अच्छा सा कंक्लूजन बता देना है कि मतलब ये समस्या थी लेकिन कोशिश जारी है कि इन मुद्दों को एड्रेस करके हम सब समस्याओं का समाधान निकाल पाए। तो मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी तो आप लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, न्यू न्यू एस्पिरेंट है, तो कोशिश ये करने की जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए, चीज़ें एक बार ढंग से आप सीख लो, तो इसको करना बहुत ही आसान होता है। समय के साथ मैं कोशिश करूँगा इनके मॉडल आंसर भी यहाँ पे शामिल करूँ। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।